हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास एकदम धमाकेदार आप सभी लोगों के लिए। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत चालन चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। आप सभी को पता है कि हम आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करा रहे हैं और न्यूमेरिकल की सीरीज लगातार आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। हालांकि मैंने पिछली क्लास में जो वैद्युत चालन चैप्टर के न्यूमेरिकल बताए हैं, एनसीईआरटी बुक से यदि आप पढ़ रहे हो तो वैद्युत चालन और किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ दोनों चैप्टर हैं, ये कंबाइंड रूप से एक चैप्टर मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को। तो इस चैप्टर का आज हम एक टॉपिक उठा रहे हैं, व्हीटस्टेन सेतु। जो व्हीटस्टेन सेतु है, मैंने आपको इसके संतुलन की स्थिति को बताया हुआ है कि संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। और जब संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है तो जो बीच वाला प्रतिरोध होता है, यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें कोई भी धारा विक्षेप नहीं होता है, यानी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारी क्लासें डेरिवेशन की क्रम से मिलेंगी। आज उसी व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित हमने टॉप 3 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, आप आंसर पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको तीनों न्यूमेरिकल मिलेंगे। इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आप देख सकते हो, मैंने ये देखिए पहले प्रश्न का चित्र आपके सामने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये दूसरे प्रश्न का चित्र मैंने बना लिया है, मैंने सोचा समय ज़्यादा ना बर्बाद हो इसलिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित चित्र में यदि धारामापी ये आपका है, यहाँ पर बनाया नहीं मैंने, ये आपका धारामापी है गैल्वेनोमीटर, ठीक। इसमें कोई विक्षेप नहीं है, इन्होंने बोला है कि इसमें कोई विक्षेप नहीं। तो उस दशा में प्रतिरोध R जो यहाँ पर दिखाया गया है, प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित जो धारा है, प्रवाहित धारा I1 है इस प्रतिरोध में, ठीक, इसका मान ज्ञात कीजिए। 2018 में ये आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस चित्र को भली भांति समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है, ठीक है। यहाँ से धारा I1 व I2 निकलती है और जैसे ही संध पर पहुँचती है तो ये धारा बढ़ जाती है। I1 इधर जो है प्रवाहित होती है, I2 इधर प्रवाहित होती है। तो इसमें ये बताया गया कि जो ये प्रतिरोध आपका R है, इसमें इसका पहले मान आप ज्ञात कीजिए और मान ज्ञात करने के पश्चात इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपने अगर सारी बातों को समझा है कि व्हीटस्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति क्या होती है, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है, समांतर क्रम में क्या बराबर होता है, तो इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप सभी को पता है कि व्हीटस्टेन सेतु की जो संतुलन की स्थिति होती है वो आपकी होती है P/Q, यानी संगत प्रतिरोध। इनका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है, R/S, ठीक, इसके बराबर होता है। संतुलन की स्थिति होती है और संतुलन की स्थिति में जो बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, जो धारामापी होता है, उसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती है। तो चूंकि उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो पक्का कि ये संतुलन की स्थिति में है। तो लिखेंगे कि चूंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं बह रही है, नहीं प्रवाहित हो रही है, लिखोगे नहीं हो रही है। इसलिए व्हीटस्टेन सेतु की संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में भाई, संतुलन की स्थिति, यही तो होती है संतुलन की स्थिति में। जो संतुलन की स्थिति होती है उसमें क्या होता है, जो संगत प्रतिरोध होते हैं, मैंने ये आपका जो प्रतिरोध है 15 और बटे में इसके संगत प्रतिरोध जो 30 है, इसका रेशियो ये जो प्रतिरोध R है और जो इसके संगत प्रतिरोध 6 है, इसके बराबर होता है। ये संतुलन की स्थिति होती है। तो यहाँ पर अगर देखें, हम कैंची गुणा करेंगे, देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 नहीं 15। अब ये आपका बचा 3/1 बराबर R/1, यही तो बचा। कैंची गुणा कर लेंगे भैया तो R बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 ओम। कितना मिल गया, 3 ओम। अब इस प्रतिरोध का मान आपको मिल गया कितना भाई, 3 ओम, निकाल लिया। तो पहले तो आपको इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि जो प्रतिरोध है उसका कितना मान होगा, तो आपने निकाल लिया संतुलन की स्थिति से R का मान 3 ओम आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि जो ये R ओम का प्रतिरोध है, जो 3 ओम निकाले हो, इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी। मैं देख रहा हूँ कि जो ये व्हीटस्टेन सेतु है, इसमें ये जो AC के बीच में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक ये 15 ओम का और एक ये 3 ओम का। ये दोनों प्रतिरोध जो हैं ये श्रेणी क्रम में है।
और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, सभी को पता है भाई, पता है ना। तो सबसे पहले जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, हमें इसका मान निकालना है। जब ये धारा हम निकाल लेंगे तो यही जितनी धारा आएगी उतनी 15 ओम के प्रतिरोध में बहेगी और उतनी इस ओम की जो ये आपका प्रतिरोध है इसमें भी बहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। समझिएगा, जैसे चालक तार है, इसमें दो आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ऐसे लगे हैं, एक R1 है और एक R2 है। यहाँ से अगर आपकी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 एम्पियर की धारा इस प्रतिरोध में भी होगी और इसमें भी होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो जितनी धारा इसमें बहेगी उतनी धारा इसमें बहेगी। तो धारा चूंकि यहाँ से निकल रही I1, तो I1 धारा यहाँ से निकल रही, इसमें भी I1 बहेगी, इसमें भी I1 बहेगी। लेकिन इस I1 का मान कितना है भाई, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। आप समझ में आई होगी बात। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 15 ओम व R बराबर कितना है आपका 3 ओम, क्या है भाई श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक श्रेणी क्रम में पड़ा है, R डैश नाम दे दीजिएगा। R डैश बराबर R1 प्लस R2 यानी 15 प्लस का 3, तो R डैश का मान आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका 18 ओम। कितना आ गया 18 ओम। अच्छा, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना लग रहा है, विभवांतर आपका लग रहा है 2 वोल्ट का। तो प्रवाहित धारा I1 का मान निकालेंगे। ओम के नियम से आपने पढ़ा V बराबर IR, तो I बराबर V अपान R, तो I1 बराबर हो जाएगा V अपान में R। विभवांतर आपका 2 वोल्ट का है, प्रतिरोध आपका 18 आया है, लिख दिया भाई। 2 से 18 को काटेंगे 1/9, यानी I1 बराबर 1/9 को भाग करेंगे भाई, तो ये आपका देखिए जब भाग करोगे पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक। फिर आपका एक बचा पॉइंट लगा 0 बढ़ा 9 एकम 9, तो ये 0.11 एम्पियर की जो धारा आ गई वो इस R ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होगी, या 1/9 एम्पियर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई। सेम टू सेम मैंने दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का लिया है और इसमें तो आपको कुछ मान भी नहीं पता है, ठीक। तो देखिए भाई, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में, मैंने परिपथ आपके सामने बना दिया क्योंकि प्रश्न स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालिए A व B के बीच, A यहाँ पर B यहाँ पर है, A व B बिंदुओं के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना। नंबर 2, सेल से प्रवाहित धारा का मान भी निकालना है। सेल यहाँ पर E है जिसका वैद्युतवाहक बल, इससे प्रवाहित धारा का मान निकालना है, ठीक। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखूं संतुलन की स्थिति हम कैसे चेक करते हैं, जो संगत प्रतिरोध होते हैं उनके प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे यहाँ पर R है, संगत प्रतिरोध R है, इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के क्या बराबर है, जी हाँ आप देख सकते हो R/R बराबर R/R, यानी 1:1 आएगा, बराबर है। अगर ये बराबर है, संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है, तो पक्का है कि ये संतुलन की स्थिति है। और अगर ये संतुलन की स्थिति है तो जो बीच वाला आपका CD तार होगा, इसका प्रतिरोध जो होगा वो प्रभावहीन होगा, इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी, यानी धारा विक्षेप नहीं होने वाला है। तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं फिर, ठीक। तो लिखोगे कि चूंकि यह संतुलित वीट स्टैंड सेतु है, क्या भाई संतुलित वीट स्टैंड सेतु है, वीट स्टैंड सेतु है, चेक कर लिया। जब ये संतुलित वीट स्टैंड सेतु है तो इसलिए CD तार में प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। क्या होगा भाई, प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। बात क्लियर हुई। हमने बता दिया कि अगर संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है तो जो बीच वाला आपका गैल्वेनोमीटर होता है या जो तार में प्रतिरोध होता है वो प्रभावहीन होता है। चलिए प्रभावहीन हो गया। अब जब ये प्रभावहीन हो गया तो A व B के बीच, A व B के बीच क्या निकालेंगे हम, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। वेरी सिंपल है। तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से। आपका हो गया कैसे सर जी, जहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं पहले लिख चुका हूं यहाँ पर, जहां R1 का मान कैसे निकालोगे, R1 का मान देखिए ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसको आप पकड़ के ऐसे खींचोगे तो ये दोनों एक लाइन में आएंगे, तो R1 का मान जो होगा वो इन दोनों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त होगा, यानी R1 बराबर हो जाएगा R प्लस R 2R हो जाएगा। और जो R2 मैंने लिखा है ये भी आपके दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे,
R2 बराबर भी 2R हो जाएगा, क्योंकि जब पकड़ के खींचेंगे तो ये दोनों भी एक लाइन में हो जाएंगे, नहीं श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 2R ये आपका हो गया तुल्य प्रतिरोध, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तुल्य प्रतिरोध होगा 2R होगा, और ऊपर जो होगा प्रतिरोध वो भी 2R होगा। अब ऊपर नीचे हो गए, और जब ऊपर नीचे हो गए तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में हो गए, और जब समांतर क्रम में हो गए तो 2R और यहाँ का नीचे वाला 2R हो गया भाई समांतर क्रम में प्रतिरोध। और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 1/R' बराबर R' क्या, तुल्य प्रतिरोध इस ए व बी के बीच का, 1/R1 का मान 2R, 1/R2 का मान भाई 2R, एक हर ले लेंगे हम 2R क्योंकि हर सेम है, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये 1/R आ गया। अब आप देखिए 1/R' बराबर 1/R, तो यहाँ से पक्का है कि जो तुल्य प्रतिरोध R' होगा वो R ओम के बराबर होगा। ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना है भाई, R ओम आया। कैसे आया, समझ में आया कि ऊपर के दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिया 2R आया तुल्य प्रतिरोध, नीचे दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिया 2R आया प्रतिरोध, फिर दोनों को समांतर क्रम में लिया, तो इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच क्या आ गया भाई, R ओम आ गया। तो प्रश्न में पहले ये बोला गया था, फिर बोला गया कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, ठीक है, लिखोगे तथा, ठीक, इस लाइन को रफ कर देते हैं, खराब लग रही है ना। अब क्या निकालेंगे भाई, धारा का मान निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे तथा धारा I बराबर, अभी सूत्र बताया V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। ठीक, तो यहाँ पर V के स्थान पर जो विद्युत वाहक बल है वो E है, अपान में R, प्रतिरोध कितना है R, तो जो धारा हो जाएगी वो E/R एम्पियर की हो जाएगी, क्योंकि ना E का मान पता है ना R का मान पता है, तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो धारा हो जाएगी I बराबर E/R एम्पियर। बात समझ में आई कि नहीं। ये दोनों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। अभी एक न्यूमेरिकल और है, इसको पहले आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ आप लोगों को समय, उसके बाद फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए इसे हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने ले लिया होगा, फिर हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, है ना। तो अब आ गए हम इस क्लास के तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है कि परिपथ चित्र की सहायता से सेल के सिरों के बीच उल्टता ज्ञात कीजिए। सेल के सिरों के बीच उल्टता ज्ञात करने का मतलब है आपको V का मान निकालना है। यहाँ पर E का मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है, E का मान दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E का मान दिया गया है और आपको V का मान निकालना है, तो V बराबर आपका सूत्र होता है E माइनस का IR, पढ़ा है उल्टता का सूत्र। और आपने ये भी पढ़ा है कि I बराबर आपका होता है E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये दो सूत्रों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। इन दो सूत्रों की मदद से हम V का मान निकालेंगे। पहले हम I का मान निकालेंगे। जब I का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें E का मान पता है, R जो हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है, तो R प्लस स्मॉल r को जोड़ेंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आएगा। कुल प्रतिरोध निकालना हम लोगों के दाएं हाथ का खेल है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन लगाना है बस। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रवाहित धारा निकाल लेंगे। प्रवाहित धारा निकालने के पश्चात इस सूत्र में वैल्यू रख देंगे। E का मान पता है, R का मान पता है, I का मान इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर उल्टता हमें पता चल जाएगी। तो चलिए टाइम को बिना लॉस किए हुए हम बताते हैं कि कैसे आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं देखूँ तो ये एक आपका संतुलित व्हीटस्टीन सेतु ही है। कैसे, संगत प्रतिरोध देखिए भाई 1/2, इसका जो रेशियो है वो 2/4 के आप दिखाओगे बराबर, इसको काटोगे तो 1/2 ही आएगा। चूंकि संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो बराबर है, इस वजह से ये एक संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। कैसा व्हीटस्टीन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। तो आप लिखोगे कि चूंकि यह एक संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। कैसा भाई, संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है, व्हीटस्टीन सेतु है भाई, और संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है तो पक्का है कि जो ये 5 ओम का प्रतिरोध है, इसलिए ये आप कह सकते हो, इसलिए 5 ओम के प्रतिरोध में, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा नहीं प्रवाहित होगी, नहीं प्रवाहित होगी। देखिए ये लिखना पड़ेगा, इससे बोरियत महसूस मत कीजिएगा, ठीक है ना। प्रवाहित नहीं होगी। संतुलन की स्थिति में जो बीच वाला गैल्वेनोमीटर होता है या कोई प्रतिरोध होता है उसमें धारा विक्षेप नहीं होता है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर अब क्या करेंगे हम, तो निकालेंगे तब परिपथ का क्या निकालेंगे भाई, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालेंगे
तो सबसे पहले ऊपर वाला प्रतिरोध निकालिए। इसको आप कैसे निकालोगे, वही वाला सूत्र लगाओगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से, जहाँ R1 क्या होता है, ऊपर वाला कुल प्रतिरोध होता है, R2 क्या होता है, नीचे वाला कुल प्रतिरोध। क्योंकि 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में होगा, यहाँ पर 2 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पर आप निकालोगे जब, तो 1/r इक्वल टू R1 जो है, R1 यहाँ से यहाँ तक का कुल प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और R2 जो होगा वो ये इन दोनों को जोड़कर प्राप्त होगा, कितना मिलेगा 1/6। R2 का मतलब 4 2 6, ठीक, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 होता है। तो मैंने निकाल लिया, उसके बाद इन दोनों को समांतर में कर दिया। तो 1/r इक्वल टू हर कितना मिलेगा 6 मिलेगा, एलसीएम लोगे तो आप 3 दूनी 6 होता है, प्लस 6 कम 6 होता है, ये 2 1 3/6 मिलेगा। इसको काटोगे 1/2 आएगा। तो कैंची उड़ा करने पर R बराबर आपको मिल गया 2, कितना मिल गया R बराबर 2, 1/r बराबर 1/2, कैंची उड़ा करोगे R बराबर 2। तो ये जो R मिला है वो ऊपर वाले का तुल्य प्रतिरोध मिला है, इसके साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से निकालेंगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर 2 प्लस स्मॉल r का मान कितना भाई 0.5, ये भी तो प्रतिरोध है, तो 2.5 ये परिपथ का कुल प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रवाहित धारा क्या निकालेंगे 9, आपको क्या निकालना थे, प्रवाहित धारा I बराबर सूत्र लगाओगे E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सेल का वैद्युत वाहक बल आपको दिया गया है 2.5, रख दीजिए 2.5, और बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r का मान आया है 2.5, रख दीजिए 2.5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी जो प्रवाहित धारा का मान आया वो 1 एम्पियर आया। इस प्रश्न में साफ साफ ये बोला जा रहा था कि सेल के सिरों के बीच उल्टता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो उल्टता के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, अभी मैंने बताया कि V बराबर लगाएंगे E माइनस का I इंटू में स्मॉल r होता है, कैपिटल R नहीं होता है, से इस सूत्र को लगाएंगे। तो V इक्वल टू E, सेल का वैद्युत वाहक बल 2.5 है, मैंने रख दिया भाई 2.5 माइनस I का मान 1 एम्पियर आया, और स्मॉल r का मान आप देख सकते हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.5 दिया गया है, मैंने रख दिया। तो V बराबर 2.5, इसका गुणा करेंगे माइनस का 0.5 ही होगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उतना ही रहेगा। 2 से 0.5 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, उल्टता है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा उल्ट। तो सेल के सिरों के बीच उल्टता कैसे निकालना है आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। उल्टता जब भी निकालना होगा V बराबर E माइनस IR लगाएंगे, ठीक है ना। इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को वीट-स्टेन-सेथ के सिद्धांत पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बताया, और उम्मीद करता हूं कि वीट-स्टेन-सेथ के सिद्धांत पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में हल कर ले जाओगे। मैंने सारे टाइप को करा दिया यहाँ पर, अब इससे कठिन टाइप आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। क्लास पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।